तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कि आखिरकार मैनेजमेंट की प्रकृति क्या है, मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है, इसका महत्व क्या है, सभी कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। और यह क्लास 12 बीकॉम, एमकॉम और एमबीए जैसे छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको भी मैनेजमेंट के बारे में जानकारी चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी परिभाषा है, इसकी विशेषताएं और साथ ही साथ मैनेजमेंट के उद्देश्य, मैनेजमेंट का महत्व और मैनेजमेंट की कुछ सीमाएं। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आखिरकार क्या होता है, मैनेजमेंट को समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है कि अगस्त माह में आने वाला है राखी का त्यौहार। राखी के त्यौहार के बारे में किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहन द्वारा भाई को राखी बांधी जाती है और भाई द्वारा बहन की रक्षा करने का वचन दिया जाता है। और मान लीजिए कि राखी के लिए आपकी मम्मी को भी जाना है, आपकी माताजी को जाना है। आपकी माताजी ने पूरी शॉपिंग कर चुकी है, पूरी पैकिंग कर चुकी है और आपकी माताजी रक्षाबंधन के लिए निकल चुकी है और पहुंच भी चुकी है। तो आपकी माताजी के घर में न रहने के कारण आपका घर नहीं रहता, आपके घर का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि शरीर में जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी न हो तो शरीर कोई काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार अगर घर में माताजी या मम्मी ना हो तो कोई भी घर नहीं रहता। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी माताजी है तो आपके घर का मैनेजमेंट टॉप क्लास है। आपके घर में कोई भी चीज़ें अपनी जगह पर, पूरी साफ़ सफाई रहेगी, हर वस्तु अपनी जगह पर रहेगी, आपके कपड़े इस्त्री होंगे और आपको हर चीज़ अपनी जगह पे होगी, आपको बराबर से टाइम पर खाना मिलेगा। अगर आपकी माताजी नहीं है, आपकी मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाए तो आपके घर का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। आपका घर नहीं रहता बल्कि कूड़ादान बन जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि घर में कूड़ा है, ऐसा लगता है कि कूड़े में ही घर है। आपके कपड़े इस्त्री नहीं होते और नहीं कुछ, आपको कोई भी सामान ढूंढने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना लगता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपको खाने पीने की भी दिक्कत होंगी। आपको खाना बनाना नहीं आता। आप अगर रोटियां बनाओगे तो उसमें भारत, पाकिस्तान और ना जाने कितने देशों का नक्शा बनाओगे, है ना। और साथ में आपको साफ़ सफाई करनी पड़ेगी जो कि बहुत ही बोरिंग काम होता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को समझाया गया है कि प्रबंध एक वैज्ञानिक तथा कलात्मक प्रक्रिया है जो संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण द्वारा मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के समन्वय तथा सदुपयोग से संबंधित रखता है। अगर मैनेजमेंट की परिभाषा को या मैनेजमेंट को समझना है तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर समझ लिया जाए तो वह हम मैनेजमेंट की परिभाषा अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जिसमें पहला है वैज्ञानिक एवं कलात्मक। तो जिस प्रकार साइंस में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाने पर पानी बनता है, उसी प्रकार प्रबंध में भी अगर हम प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे अगर हम किसी श्रमिक या फिर काम करने वाले बंदे को अगर ज़्यादा सैलरी देंगे तो वह अधिक लगन या अच्छी तरीके से काम करेगा। इसके बाद है कलात्मक प्रक्रिया। कलात्मक प्रक्रिया जिस प्रकार कोई भी कला जैसे गायन, वादन या नृत्य हो, उसमें अभ्यास द्वारा ही उसमें निपुण हुआ जा सकता है। उसी प्रकार मैनेजमेंट भी एक कला है जिसमें कि वक्त के साथ या फिर अभ्यास के द्वारा इसमें भी सफल या फिर इसमें भी पारंगत हुआ जा सकता है। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति, इसमें जो भी लक्ष्य होता है उसके प्राप्ति के लिए ही सभी कुछ कार्य किए जाते हैं। इसमें नियोजन होता है कि जो भी कार्य हमें करना है उसके लिए पहले से डिसाइड करना है कि कौन कौन से कार्य करने हैं, कब करने हैं, कहाँ करने हैं, क्यों करने हैं। इसके बाद है संगठन। जो भी कार्य हमें करना है उसके लिए संसाधनों को लेना और संसाधनों को इकट्ठा करने के बाद उनको उनके दायित्व तथा उत्तरदायित्व तथा उनके अधिकार स्पष्ट करना। निर्देशन, उन्हें समझाना कि कार्य किस प्रकार करना है और किस प्रकार नहीं करना है। नियंत्रण में यह देखा जाता है कि आपके द्वारा जो भी प्रमाप या जो भी टारगेट दिए गए हैं और आपका मैनेजमेंट वैसा चल रहा है, उसी के अनुसार, नियोजन के अनुसार चल रहा है या नहीं। अगर कोई डिफरेंसेस है तो उसके दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपने हर दिन 2 घंटे पढ़ने का डिसाइड किया लेकिन पढ़ा आप केवल
आधा घंटा ही रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है। यही नियंत्रण है। मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के समन्वय तथा सदुपयोग से संबंध रखता है ना। तो इसमें मानव संसाधन भी होता है और भौतिक संसाधनों को एक साथ लाता है और उनका सदुपयोग करता है, मतलब अच्छे से यूज़ हो ताकि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब यहाँ पे मैनेजमेंट की परिभाषा दी गई है, जिसमें मैनेजमेंट की परिभाषा एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि वह सर्वोत्तम तथा मितव्ययी विधि से हो। इस परिभाषा में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है कि यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, अर्थात आपका टारगेट या फिर आपका गोल क्या है, और यह देखना कि वह सर्वोत्तम तथा मितव्ययी। सर्वोत्तम अर्थात वह जो भी काम है वो समय पर पूरा हो और कम से कम साधनों में, कम से कम प्रयत्नों या कम से कम खर्च में उसे अचीव किया जा सके। जैसे एक व्यक्ति है, एक क्लास में मान लीजिए कि 2 व्यक्तियों के 80% आए, जिसमें से एक ने पूरी तैयारी की, उसको परीक्षा अध्ययन या जो भी स्टडी मटेरियल है वो पूरा लिया, लेकिन दूसरे बंदे ने या दूसरे छात्र ने सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी से ही किया है। इन दोनों ने अपने अपने लक्ष्य तो अचीव कर लिए, लेकिन यह सर्वोत्तम अर्थात लक्ष्य तो अचीव कर लिया है टाइम पे, परंतु इसमें मितव्ययिता नहीं है। मितव्ययिता अर्थात जो भी हमारा लक्ष्य है उसे बहुत ही कम खर्च में प्राप्त करना ही मितव्ययिता कहलाता है ना। तो प्रबंध यही है। इसके बाद है प्रबंधक की सेकंड परिभाषा। जैसे लुइस एलन के अनुसार प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। इसमें वही बताया गया है कि प्रबंध वही है जो प्रबंधक करता है, प्रबंधक द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वही प्रबंध है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो प्रबंधक की विशेषताएं। प्रबंधक की विशेषताओं को जानेंगे कि आखिरकार प्रबंधक को समझने के लिए प्रबंधक की विशेषताओं को जानना भी बेहद आवश्यक है। जिसमें से पहली है कि प्रबंध एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। किसी भी संगठन या संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों को एक साथ जोड़ती है। तो जो भी प्रबंध होता है उसमें कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। प्रबंध इसलिए ही किया जाता है ताकि जो भी लक्ष्य है उसे अचीव करने के लिए ही प्रबंध की व्यवस्था की जाती है। जैसे आपको अगर कोई भी आप टाइम टेबल बनाओगे तो टाइम टेबल सब मान लीजिए कि आपने टाइम टेबल बनाया पढ़ाई के लिए, तो आपने क्यों बनाया, ताकि आपका भी कुछ गोल है कि आप अपनी परीक्षा में कुछ निश्चित प्रतिशत अंक हासिल करें। तो ये क्या होगा, आपका गोल। तो प्रबंध एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। इसके बाद है और परवेसिव, अर्थात यह सभी जगह पर समान रूप से लागू होता है। हर जगह इसकी समान रूप से आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता हर जगह और हर क्षेत्र में होती है, चाहे कोई बड़ा व्यापार हो, अस्पताल हो, स्कूल या फिर सामान्य घर हो। लक्ष्यों को सही तरीके से पूरा करने के लिए प्रबंध अनिवार्य है। जैसे मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं। जैसे हाल ही में कर्नाटक में एक यात्रा हुई थी, तो यात्रा में देखेंगे कि लोगों को बराबर से भगवान के दर्शन हो, साथ ही साथ उन्हें कोई भी दिक्कत न हो, पानी की व्यवस्था, साथ ही में अगर कोई बीमार पड़ चुका है या किसी को चोट लगी है उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स या मेडिकल की व्यवस्था, तो सभी कुछ मैनेजमेंट रहता है ना। इसके बाद है दूसरा हॉस्पिटल। जैसे हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट होता है। आपको किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में अगर एडमिट करना है तो इसके लिए निश्चित प्रक्रियाओं से होकर गुजरना लगता है। प्रॉपर से आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर कानूनी कागजात या कानूनी कार्रवाइयाँ करेंगे, पेशेंट को एडमिट, फिर डॉक्टर उसकी जांच करेंगे, आपको दवाइयाँ लेने के लिए जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब सिस्टमेटिक ढंग से होता है कि उनको प्रॉपर तरीके से खाना मिले, वेंटिलेशन हो, और अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो वहाँ पे ब्लड हो। तो ये सब किसके द्वारा है, मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट होता है। इसी तरह अगर नेक्स्ट उदाहरण की बात करें तो मैरिजेस में भी प्रबंध होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर शादी ब्याह में भी बहुत सारा मैनेजमेंट आवश्यक है। अगर आप किसी भी शादी में जाए या कुछ हो तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डांस की व्यवस्था होनी चाहिए, खाना अच्छे से मिले, और जो भी दूल्हा दुल्हन है उनकी शादी का मुहूर्त, मतलब शादी के मुहूर्त पे ही उनकी शादी हो।
ये भी देखा जाता है, तो बहुत कुछ मैनेजमेंट करना लगता है। घराती बारातियों को भी अच्छी तरीके से उनका रहन सहन, खान पान, आदर सत्कार अच्छी तरीके से हो, ताकि परिवार का नाम बना रहे। इसके बाद है अदृश्य कौशल। अदृश्य कौशल ये भी प्रबंधक की विशेषता है। इनटेंजिबल अर्थात इसे मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति है जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके परिणाम महसूस किए जाते हैं। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे उदाहरण लिया गया है, जैसे कि ये यहाँ पे खाना दिख रहा है। अगर ये खाने को ये तो खाना अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन अगर खाने को हम खाकर नहीं देखेंगे कि इसका टेस्ट अच्छा है या बुरा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये खाना अच्छा बना है या बुरा। तो और साथ ही में अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो एक बच्ची है। इस बच्ची ने अगर टॉप किया है, अगर ये परीक्षा में पास हो जाती है, तो इसने जो भी तैयारी की थी, पढ़ाई की थी, वो अच्छी तरीके से, मतलब इसका मैनेजमेंट अच्छा था। और अगर इसने परीक्षा में फेल हो गई तो इसका मतलब है कि इसने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं की थी और इसका मैनेजमेंट बहुत ही बेकार। मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति है जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके परिणाम अगर मैनेजमेंट सफल हुआ है या असफल, इसी से ही गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, इसी से ही मैनेजमेंट कहा जाता है कि मैनेजमेंट अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। बोथ साइंस एंड आर्ट, तो विज्ञान और कला दोनों, इसमें व्यवस्थित ज्ञान सिद्धांत का वैज्ञानिक रूप से उपयोग किया जाता है, जबकि व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत कौशल, रचनात्मकता और कला की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 लेंगे तो पानी बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा। उसी प्रकार प्रबंध में भी अगर हमें किसी से अच्छी तरीके से काम निकलवाना है तो उसके ऊपर सुपरवाइज करना होगा, नहीं तो वह अपनी ही मनमानी करेगा, काम चोरी करेगा। इसलिए मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे सिद्धांत है, जैसे कि एकता का सिद्धांत है ना, कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति को बहुत सारे लोगों से आदेश मिलेगा तो वो पूरा बोर आ जाएगा कि सुने तो सुने किसकी। अब है आर्ट की बारी। तो अगर आर्ट की बात करें तो जैसे जैसे कोई आर्ट की प्रैक्टिस करता है या जैसे जैसे कोई भी अभ्यास द्वारा उसमें निपुण होता है, उसी प्रकार मैनेजमेंट में भी एक ही दिन में नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए निरंतर अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम अभ्यास द्वारा इसे सीखेंगे, वैसे वैसे हम इस कला में निपुण होते जाएंगे। तो इससे समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट बोथ है, अर्थात विज्ञान और कला दोनों है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया। मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करने जैसे कार्य एक चक्र के रूप में दोहराए जाते हैं। मतलब कि आप इसको इस उदाहरण से देख सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। जैसे ये आर्चर है जो कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। इसने एक तीर चलाई, नहीं लगी, दूसरी तीर चलाई, मिडिल में नहीं लगी, तीसरी तीर चलाई, मिडिल में नहीं लगी, तो इसने प्रयास जारी रखा, प्रयास करते ही जा रहा है और ये निरंतर करता रहेगा जब तक कि ये अपने लक्ष्य को अचीव ना कर ले। जैसे क्या 11th पास कर ली, फिर 12th करना पड़ेगा, फिर BCom, फिर MCom, और ऐसे करते करते फिर जॉब करनी पड़ेगी, है ना। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी भी ख़त्म नहीं होती। प्रबंधक कोई अकेला काम नहीं है, सभी लोग मिलकर सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग और समन्वय के साथ कार्य करते हैं, है ना। जहाँ पे भी आप अकेले खुद का मैनेजमेंट वहाँ बहुत ही ग्रुप एक्टिविटी है, कोई अकेले द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है। हर चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए जहाँ भी बहुत सारे लोग हैं और उन्हें किसी एक निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो वहाँ मैनेजमेंट की आवश्यकता हमेशा होती है। तो इसलिए यह ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब सामूहिक क्रिया है ना, बहुआयामी। अब बहुआयामी की बात करें, मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट कई आयामों का होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें शामिल होती हैं। बहुआयामी जैसे इसमें कौन कौन से कार्य या फिर कौन कौन से चीज़ का प्रबंध किया जाता है। तो इसमें परिचालन जैसे शॉप है, तो इस शॉप का मैनेजमेंट
मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब है, जैसे इस उदाहरण को देखिए, जैसे यहाँ पे शॉप है। इस शॉप का क्या उद्देश्य है कि जो भी ग्राहक या फिर कस्टमर आए उसको अच्छी तरीके से जो भी उसकी नीड है उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट दे। जैसे उसकी समोसे की दुकान है तो परिचालन का प्रबंध यह हुआ कि इसमें इनका लक्ष्य है कि यह कस्टमर को सही टाइम पर सही तरीके से समोसा चटनी के साथ दें, है ना। इसके बाद है काम का प्रबंध, अच्छे से समोसा बन जाए, ग्राहकों को अच्छा लगे, वह पब्लिसिटी करे, पैसे दे, है ना। और इसके बाद है दूसरा लोगों का प्रबंध। लोगों का प्रबंध इसमें आता है कि जो भी यह यहाँ पर इस शॉप में काम कर रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट करना, उसको अच्छी तरीके से पानी की आवश्यकता है पानी देना, उसको अगर खाने की छुट्टी चाहिए तो खाने की छुट्टी देना, तो ये सब इसी में आता है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रबंध के आखिरकार कौन कौन से उद्देश्य होते हैं जिसके लिए मैनेजमेंट किया जाता है ना। तो इसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर है पर्सनल और फिर है सोशल। तो इसमें पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये उद्यम की समृद्धि, विकास और निरंतर कार्यप्रणाली पर आधारित है। दिस फोकस ऑन द प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ एंड ऑनगोइंग फंक्शन ऑफ द इंटरप्राइज। तो कोई भी संगठन की स्थापना किन उद्देश्य के लिए की जाती है, कोई भी दुकान अगर खुलती है तो किस कारणवश खुलती है, तो यही क्या होंगे इसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि उस दुकान के कौन कौन से उद्देश्य है। तो पहला है प्रॉफिट, है ना। तो सबसे पहला है प्रॉफिट। अगर कोई शॉप प्रॉफिट कमाएगी नहीं तो वह क्या नहीं कर पाएगी, सर्वाइवल नहीं कर पाएगी और वह डेट हो जाएगी। व्यवसाय खुला है तो एक दिन के लिए ना खुला हो, यह हमेशा चलता रहे। हर व्यवसाय चाहता है कि वह निरंतर चलता रहे, और निरंतर चलने के साथ साथ हर बिजनेस यह चाहता है, हर व्यक्ति अपने बिजनेस में यह चाहता है कि वो उसका बिजनेस ग्रो करे। आज अगर 1 लाख की बिक्री हो रही है तो कल उसकी 2 लाख की हो, और साथ ही साथ अगर उसकी आज शॉप एक छोटे से गांव में है तो वो चाहता है कि शहर में हो, और शहर में होने के बाद वो चाहता है कि पूरे राज्य में होने के बाद पूरे भारत या पूरे देश में उसको पहचाना जाए। इसके बाद आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। ये कंपनी की सामुदायिक, पर्यावरण के प्रति नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। तो ये ऐसे ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय केवल समाज के लिए ही खुलता है। आप नहीं, कोई भी आप देखोगे तो शॉप है वो केवल गांव, शहर या कस्बों में ही खुलती है, न कि जंगलों में आपने कोई भी शॉप नहीं देखे होंगे, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं रहते। तो जिस प्रकार कोई भी व्यवसाय समाज से संसाधन लेता है, क्या क्या लेता है, जैसे वहाँ पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे पूंजी की आवश्यकता होती है, वो बैंक देता है ना। और इसके बाद लैंड या फिर ज़मीन की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से आता है, वो भी उसे समाज मुहैया कराता है। जो भी भूमि स्वामी है वह किराए पर ले सकता है या फिर ज़मीन खरीद सकता है, तो ये सब उसे समाज के द्वारा ही मिलेगा, है ना। तो इसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव है, जिस प्रकार वह समाज से कुछ संसाधनों को लेता है उसी प्रकार उसका भी कुछ दायित्व होता है कि वह समाज के लिए कुछ करे। तो इसमें सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट, यानी जिस समाज में वह व्यापार कर रहा है तो वहाँ पे रोजगार दे, है ना। ऐसे काम न करे जो कि पर्यावरण को नुकसान करे। और कम्युनिटी डेवलपमेंट, अर्थात उसके लाभ का कुछ हिस्सा वह अस्पताल बनाने में, शिक्षा देने में, ऐसी जगह पर व्यय करे जिससे कि समाज का भला हो। इसके साथ साथ वह कंज्यूमर को नहीं लूटे, जो भी ग्राहक है उसको बहुत ही गुणवत्तापूर्ण या बहुत ही अच्छी तरीके से वस्तुएं मिले, बहुत ही कम दामों पर। इसके बाद आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वह ऑब्जेक्टिव जो कि अपने संगठन में काम करने वालों कर्मचारियों के होते हैं। तो ये संगठन के कर्मचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं, अपेक्षाएं, विविध पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हैं। जैसे आपके व्यवसाय या बिजनेस में कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से सैलरी देना, उनका प्रमोशन करना, अगर उन्हें कार्य करने में दिक्कत आ रही है तो उन्हें ट्रेनिंग देना, उनको जॉब की सिक्योरिटी देना कि आपकी जॉब नहीं जाएंगी करके, है ना।
उनको बोनस देना, कमीशन देना, भत्ते देना, ये सब क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के। इसके बाद हम जानेंगे कि मैनेजमेंट का कौन कौन से इम्पोर्टेंस है ना। तो हेल्प टू अचीव गोल, लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। तो यह संगठन के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है, व्यक्तिगत प्रयासों को एक समान दिशा में निर्देशित करता है ताकि सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद आता है मिनिमाइजिंग कॉस्ट। तो मिनिमाइजिंग कॉस्ट, प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य संस्था की लागत को कम करना है। प्रबंधन उपलब्ध संसाधनों जैसे श्रम, मशीन, समय, धन का सही और कुशल उपयोग करता है, जिससे अनावश्यक खर्चे कम होते हैं और उत्पादन लागत कम होती है। मैनेजमेंट के कारण क्या होता है, जो भी संस्था के पास जो भी संसाधन या फिर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे श्रम है ना, जो भी लोग हैं उनको अच्छी तरीके से कार्य कराए। अगर उनको कार्य करने में दिक्कत आ रही है तो उनको ट्रेनिंग दे, उससे उनकी एफिशिएंसी या कार्य करने की क्षमता का विकास होगा, और कार्य करने की क्षमता का विकास होगा तो वो ज़्यादा उत्पादन करेंगे, है ना। ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो उन पर कम खर्चा करना पड़ेगा। उन पर जो भी सुपरवाइज़र है, ज़्यादा सुपरवाइज़रों की आवश्यकता नहीं होगी। इससे क्या होगा, लागत बचेगी, है ना। इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन, तो उत्पादन में वृद्धि। तो यह कार्यों को सही योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है तो उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार होती है। मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करेंगे तो हमारा जो भी प्रोडक्शन है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि हम मिनिमाइजिंग कॉस्ट अर्थात जो भी हमारी लागत है उसको कम करेंगे अच्छी तरीके से। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे उत्पादन है वो अच्छा होगा। अगर हम लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देंगे अपने वर्कर को, तो वो अच्छी तरीके से उत्पादन करेंगे। जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज़ करेंगे। तो मैनेजमेंट यह चाहता है कि जो भी संस्था के पास जो भी संसाधन है उसका यूज़ अच्छी तरीके से हो, और जो बहुत ही कम रिसोर्सेज या जो भी संसाधन है उसका उपयोग करके बहुत ही कम खर्चों में जो भी गोल है उसे अचीव किया जा सके। प्रबंध उपलब्ध संसाधनों जैसे मानव, धन, समय और सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है, और संसाधनों की बर्बादी कम होती है, लागत घटती है, कम संसाधनों में अधिक और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद है रोजगार सृजन। इसके बाद इसका अगला है कि यह रोजगार को सृजन करने में या एम्प्लॉयमेंट देने में भी सहायता करता है। आप खुद तो रोजगार पा रहे हो और साथ ही साथ दूसरे भी आपसे रोजगार पा रहे हैं। मैनेजमेंट के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, और लोगों को अगर काम पे रखेंगे तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इंक्रीजिंग इन गुडविल, जो भी संस्था की ख्याति है उसमें वृद्धि होती है। अगर कोई भी संस्था है जो अच्छी, बहुत ही कम दामों में और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं, तो जो भी ग्राहक होते हैं वो संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर कोई भी मान लीजिए कि समोसे की शॉप पे गए, समोसे बहुत ही अच्छे थे, तो आप दूसरों को भी बताओगे कि अगर आपको समोसे खाने हैं तो पर्टिकुलरली मैंने जिस शॉप से लिए हैं वही दुकान पे जाए। इससे आपकी गुडविल में बढ़ोतरी होती है और आपकी प्रशंसा होती है, जिससे और भी ग्राहक आपके दुकान पर आते हैं। इसके साथ साथ अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, या क्यों कहे कि इसकी कुछ लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है, ये भी है, तो ये भी जान लेते हैं। मैनेजर मोटिव बाय सेल्फ इंटरेस्ट, प्रबंधक का स्वार्थ प्रेरित। तो जब प्रबंधक संगठन के हितों के बजाय अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देता है तो इसे प्रबंधक का स्वार्थ कहा जाता है। इसमें गलत निर्णय, पक्षपात स्वार्थ कहा जाता है। इसमें गलत निर्णय, पक्षपात और संसाधनों का दुरुपयोग होता है, और जिससे संगठन की कार्यक्षमता और विकास प्रभावी होता है। जैसे आपने एक अकाउंटेंट को कहा है कि मान लीजिए कि आपने अपनी दुकान के मैनेजमेंट के लिए मैनेजर रखे हैं। आपके दुकान का भला करने से पहले खुद का ही भला करना चाहते हैं। भलाई करते जैसे कि मान लीजिए कि उन्होंने बिक्री की 100 रुपये की, है ना, 100 रुपये की बिक्री की, और आपको बताया कि सिर्फ 50 रुपये की ही बिक्री हुई, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैनेजर सेल्फ मोटिव होते हैं, पहले खुद का स्वार्थ देखते हैं, आप भला तो जग भला। इसके बाद है नेक्स्ट आता है नो कंट्रोल ओवर
इसके बाद है नेक्स्ट, नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण पर नियंत्रण नहीं। प्रबंध संगठन के बाहरी वातावरण जैसे सरकारी नीतियाँ, महंगाई, आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, इसलिए प्रबंधक को इस परिस्थिति के अनुसार अपनी योजनाओं और स्थितियों में बदलाव करना लगता है। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि बिजनेस लोगों के चालू थे 2021 में, परंतु एक बीमारी कोरोना के आ जाने के कारण सबके बिजनेस बंद हो गए। अब कितना ही अच्छा मैनेजमेंट कर लिया जाए, कितना ही अच्छा मैनेजमेंट उस टाइम होता, परंतु फिर भी लोग आ ही नहीं रहे थे। तो जो भी बीमारी या बाहरी बीमारी है, जैसे कि भूकंप आ गया, सरकार ने नीतियों में बदलाव कर दिया, बाहरी वातावरण पर आपका, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। इसके बाद है महंगी प्रक्रिया। तो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार व्यवसाय को नई रणनीतियाँ बनानी पड़ती है। इसके लिए विशेषज्ञों, बाजार अनुसंधान, नई योजनाओं पर अतिरिक्त खर्च करना होता है, इसलिए प्रबंध अत्यधिक महंगा होता है। तो जो भी हमारा मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट को चलाने के लिए लोग लगेंगे, है ना, मैनेजमेंट को, क्योंकि अकेले तो संभालोगे नहीं, अकेले नहीं संभालोगे तो आपको तो आपने जो भी मैनेजर रखे हैं या जो भी व्यक्ति रखे हैं उनको सैलरी देनी होगी, और सैलरी में बहुत सारे पैसे जाएंगे, आपका प्रॉफिट कम होगा, है ना, तो और खर्चे भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब संगठन में जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं होती, किसको क्या काम करना है, तो कर्मचारी अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं रहते। इससे कार्यों का सही समन्वय नहीं हो पाता और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ये यहाँ पे ये स्पाइडरमैन का है ना, स्पाइडरमैन है कि इसने किया। जैसे अगर किसी भी बिजनेस के सेल्स में डाउन आ रहा है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को बोलेगा, है ना, और कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये भी मैनेजमेंट की एक लिमिटेशन है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये, थैंक यू।